2024 का लोकसभा चुनाव किसी को दुखी नहीं होने दिया है, हर कोई खुश है। चाहे बात कांग्रेस की हो, चाहे बात सपा की हो, या बात भारतीय जनता पार्टी की हो। भारतीय जनता पार्टी इसलिए खुश है कि वो अपने दम पे सरकार भले ना बना पा रही हो, लेकिन अपने सहयोगी वो एनडीए के साथ में वो सरकार बनाने तो जा ही रही है। सपा इसलिए खुश है कि उसने उत्तर प्रदेश में पुनः जीवन पा लिया है और 36 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही है। तो राहुल गांधी की कांग्रेस इसलिए खुश है कि उसे भी पुनर्जीवन मिला है और वह पूरे देश में 99 सीट पाने में कामयाब रही, और उत्तर प्रदेश में जहां उसकी दूबी सुखा गई थी, अब उसमें लगता है कि कुछ पानी के छींटे पड़े हैं और 6 सीटों के साथ में वह चुनाव जीत चुकी है। 6 लोकसभा सीटें उनके पास में आ चुकी हैं। अगर अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ा करते थे, वह है अमेठी की सीट। इनके पूर्वजों की सीट है। कहा जाता है नेहरू और गांधी परिवार की वह परंपरागत सीट रही है जहां से पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे स्मृति ईरानी की। तो बात करते हैं उसी सीट की, यानी कि केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी की अमेठी प्रत्याशी स्मृति ईरानी की हार, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। चर्चा है कि जिस स्मृति ईरानी ने वर्ष 2019 में राहुल गांधी जैसे नामचीन कांग्रेसी नेता को गांधी नेहरू परिवार की सुरक्षित सीट अमेठी से 55,000 मतों से हरा दिया था, वही स्मृति ईरानी 5 सालों में 1,60,000 से अधिक वोटों से चुनाव कैसे हार गई। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक, राज्यमंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष के इलाके में भी स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल दूसरे बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की तरह शायद स्मृति ईरानी को भी यह लगने लगा था कि राम मंदिर की सीढ़ियों से चुनाव जीतने का लगभग 2/3 रास्ता तो तय हो ही गया है, रहा बाकी 1/3 तो वह अमेठी में उनके गृह प्रवेश द्वारा हो जाएगा। याद है ना आपको 22 फरवरी का वो दिन जब स्मृति ईरानी ने अमेठी के अपने घर का गृह प्रवेश कराया था। माथे पर कलश लेकर पारसी पति जुबिन ईरानी के साथ अपने नए घर में कदम रखा था। उज्जैन से आए पंडितों ने पूरे विधि विधान के साथ हवन पूजन कराया था। उन दिनों स्मृति ईरानी को शायद यह महसूस हुआ हो कि अमेठी की जनता के दिल में उतरने के लिए यह सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन चुनाव के नतीजों ने उनकी सोशल इंजीनियरिंग की पोल खोल कर रख दी। हालांकि किशोरी लाल शर्मा से चारों खाने चित होने के बाद भी स्मृति की अकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। नतीजे आने के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्मृति ने कहा कि उनका जोश अभी भी हाई है। स्मृति का यही एटीट्यूड असल में उनको ले डूबा। साल 2023 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में वे एक पत्रकार के ऊपर जबरदस्त भड़क गई थी। पत्रकार विपिन यादव का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से एक बाइट मांगी थी। इस पर स्मृति ईरानी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसे वहीं पर कहा, अगर आप मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे तो मैं आपके मालिक से फ़ोन करके आपकी नौकरी ले लूँगी। इसके बाद उस पत्रकार को निकाल दिया गया, उसकी नौकरी चली गई। ऐसे कई मौके थे जब स्मृति ईरानी के बात करने के तरीके पर उत्तर प्रदेश में और विशेष तौर पर अमेठी में सवाल उठता रहा है। राहुल गांधी पर उनका तंज कभी भी कम होने का नाम ही नहीं लेता था। उनका यह अहंकार हो गया था कि अमेठी में उन्हें अब कोई हरा ही नहीं सकता। राहुल गांधी तो अमेठी छोड़ करके वायनाड जा चुके हैं। यूपी में 7वें चरण के लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले वाराणसी में एक चुनावी रैली हुई थी। उस दिन स्मृति ईरानी मंच पर खड़ी थी भाषण देने के लिए। माइक खराब हो जाता है, इस पर वो चुटकी लेते हुए कहती हैं, माइक वाले का नाम कहीं राहुल गांधी तो नहीं है। उनके इस कमेंट की भी काफ़ी आलोचना हुई थी। लोगों ने कहा था कि एक केंद्रीय मंत्री की तरफ से ऐसा बयान दिया जाना निराशाजनक है। प्रियंका गांधी पर किया गया उनका तंज भी बहुत चर्चा में रहा है, जिसमें वे प्रियंका की मिमिक्री करती हुई दिखाई देती हैं। स्मृति ने कहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद क्या राहुल और प्रियंका मंदिर कभी जाएंगे, और यदि जाते हैं तो ये उनका भगवान को धोखा देने जैसा होगा। राहुल पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री मैडम ईरानी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल करते हैं वह हम सबका क्या खाक हो पाएगा। जो सच्चे मन से राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। अब चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद
यह कहा जा सकता है कि राम अगर राहुल के काम नहीं आए तो मैडम स्मृति के भी काम नहीं आए। वैसे लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा देखने लायक था, जब शाम को वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की परंपरा निभाने के लिए भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। स्वाभाविक तौर पर उनका चेहरा कुछ उतरा हुआ था, आवाज में पहले जैसा दम भी नहीं दिखा, क्योंकि जो जीत भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई वह सम्मानजनक तो नहीं थी, कुछ शर्मनाक थी। पार्टी का 240 सीटों पर सिमट जाना उतना ही अप्रत्याशित था जितना यह कि इस कार्यक्रम में भाषण की शुरुआत में ही जय जगन्नाथ से करना। ओडिशा में मिली कामयाबी के बाबत जगन्नाथ के प्रति आभार और आस्था व्यक्त करने के साथ साथ उन्हें जय श्री राम ना बोलने का एक खूबसूरत बहाना भी शायद मिल गया। कट्टर हिंदूवादी जरूर बौखला रहे होंगे, क्योंकि ये नतीजे उनकी दुकान, मंशा और मिशन पर पानी फेरते हुए जो आए हैं। अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जो यह राग अलापते नजर आ रहे हैं कि अच्छा हुआ जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी को बेलगाम होने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अब काफ़ी हद तक फैसला नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता की सहमति से ही भाजपा को करना होगा। अपाहिज भाजपा इन दो बैसाखियों के सहारे से ही चलेगी, क्योंकि वह कोई रिस्क भविष्य में अब उठाना नहीं चाहेगी। अब जो भी हो, लेकिन यूपी के इन दो लड़कों ने भाजपाई मंसूबों पर ग्रहण तो लगा ही दिया है। यह झटका जोरों का है और लगा भी जोर से है, जिसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर केवल हिंदुत्व के नाम पर क्या मिल रहा है। एक तबका और भी है जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन हिंदुत्व के चलते अब तक वह खामोश था। चुनाव परिणामों का यह रुख तय करेगा कि भविष्य की राजनीति का मिजाज कैसा होगा। बहुत से लोग आप में से हैं जो मेरे इस कंटेंट को पसंद करते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने विचार लिख करके भेजते हैं। हो सके तो नीचे यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स पे इसमें विचार लिख भेजिए, और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।